अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं मिस्र के गांव की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मिस्र के देहाती इलाकों में लोगों की ज़िंदगी कैसी है। ये लोग किन किन पुराने रवायती तरीक़ों से अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर इन देहाती इलाकों में करते हैं। दोस्तों, मिस्र के देहाती इलाकों में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं और लोग किन किन रवायती तरीक़ों से अपनी खेती बाड़ी करते हैं। दोस्तों, मिस्री लोग पूरी दुनिया में क्यों खूबसूरत तरीन लोग माने जाते हैं, इनके हुस्न के क्या राज हैं। दोस्तों, मिस्री लोग अपनी शादियां इन देहाती इलाकों में कैसे करते हैं, इनकी दीगर रस्म रवाजात क्या हैं। मिस्र के देहाती इलाकों की तहज़ीब व सकाफ़त, इनके कल्चर पर भी बात करेंगे। दोस्तों, मिस्र के देहाती इलाकों में लोगों के मकान कैसे हैं। इसके अलावा मिस्र के देहाती इलाकों के मुतल्लिक़ बहुत सी इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों के साथ आज की इस वीडियो में शेयर होगी। आज की वीडियो इंतहाई ज़बरदस्त होने वाली है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इसे मुकम्मल देखिएगा। नए आने वाले दोस्तों से एक बार गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मिस्र इस सरजमीन पर मौजूद एक कदीम तरीन मुल्क है और ये लोग सदियों से अपने आबाओ अजदाद के साथ मिस्र के देहाती इलाकों में आबाद हैं। दोस्तों, जमहूरिया मिस्र अफ्रीका के शमाल मशरकी कोने और एशिया के जनूब मगरबी कोने तक फैला हुआ एक कदीम तरीन मुल्क है। दोस्तों, जहाँ ज़िंदगी के सारे कदीमा तकरीबन आज से 6000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। दोस्तों, मिस्र को आबाद करने वाले एक इस बड़े कबीले ने मिस्र को दरिया नील के साथ साथ खेती बाड़ी और अनाज उगाना शुरू किया, जहाँ से मिस्र की आबादी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी। दोस्तों, मौजूदा मिस्र की अगर यहाँ पर आबादी की बात की जाए तो इंतज़ामी अमूर की बिना पर मिस्र के कुल तकरीबन 27 सूबे हैं। इसके अलावा मिस्र के अगर देहाती इलाकों की हम बात करते हैं तो यहाँ आज भी बड़ी आबादी इन्हीं देहाती इलाकों और गाँव में आबाद है। अगर देहातों में बहुत से लोग रिहाइश पजीर हैं। अगर हम देहातों की तादाद की बात करते हैं तो कुल तकरीबन 4000 से भी ज़्यादा छोटे और बड़े देहात और गांव आज भी मिस्र में मौजूद हैं और देखने को मिलते हैं। ये गांव इंतहाई प्यारे, खूबसूरत और दिलकश माने जाते हैं। बड़ी तादाद में लोग आकर इनका विज़िट भी करते हैं। तो मिस्र का ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ों से सहराओं तक और खुले मैदानों पर मुहित है और ज़्यादातर लोग इन्हीं इलाकों में ही आबाद हैं। दोस्तों, मिस्र के देहाती इलाकों में तमाम लोग मिलजुल कर ही अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं। देहाती इलाकों में रहने वाले लोगों के अगर ज़रिया माश की बात की जाए तो इन देहाती इलाकों में ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी और माल मवेशी जैसे पेशे से ही मुंसलिक हैं। मिस्र दुनिया के चंद एक उन ममालिक की साफ में शामिल है जहाँ कसीर तादाद में गंदम की काश्त की जाती है और यहाँ गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार भी बाकी तमाम ममालिक से कई गुना ज़्यादा आती है। मिस्र के पास रकबे की भी कोई कमी नहीं। ये बहुत बड़ा मुल्क है। ये रकबे के लिहाज से दुनिया के तकरीबन 29 बड़े ममालिक की लिस्ट में आता है। इसलिए मिस्र के देहाती इलाकों में रकबे की कोई कमी नहीं। देहाती इलाकों में गंदम की जो फसल है ये भी काफ़ी वसी इलाके पर काश्त की जाती है और इसके साथ साथ दीगर और भी फसलें जिनमें मकई, जवार, बाजरा और चने वगैरह भी वसी इलाके पर काश्त की जाती हैं। मिस्र के लोग हुस्न में सबसे ज़्यादा आगे हैं और यहाँ का हुस्न पूरी दुनिया में ही मशहूर है। तमाम देहाती लोग मिलजुल कर आपस में रहते हैं और अपनी तमाम खुशियाँ गमियाँ मिलजुल कर ही बांटते हैं। दोस्तों, मिस्र के देहाती इलाकों में खुशियों के त्यौहार इंतहाई जोशो खरोश के साथ ही मनाए जाते हैं। जैसे कि नमाज ईद के मौक़े पर इनके तमाम लोग देहाती लोग जो रहते हैं ये मिलकर जुलकर ही नमाज ईद अदा करने जाते हैं और फिर एक दूसरे के गले मिलकर एक दूसरे को ईद मुबारक देते हैं। दोस्तों, मिस्र के देहाती इलाकों में अगर शादियों की बात की जाए तो यहाँ की शादियों के फंक्शन भी इंतहाई खूबसूरत होते हैं और देखने के लायक होते हैं। यहाँ शादियों के फंक्शन तकरीबन 7 से 8 दिन तक मुसलसल लंबे चलते रहते हैं और इनकी काफ़ी रस्म व रवाजात भी इन्हीं दिनों में शामिल होती हैं। शादी के मौक़ों पर मेहमानों को तरह तरह के खाने खिलाए जाते हैं और ये तरह तरह के खाने भी ये लोग अपने घरों में ही तैयार करते हैं। यहाँ के मिस्री लोग चावल बहुत शौक़ से खाते हैं और इसके साथ साथ ऊँट का गोश्त ये इनकी बहुत ज़्यादा खुराक है। मिस्र के अंदर इन देहाती इलाकों में लोगों ने कसीर तादाद में भेड़ और बकरियां वगैरह पाल रखी हैं और इसके साथ साथ यहाँ के लोगों ने ऊँट भी बड़े वसी पैमाने पर पाल रखे होते हैं और इन जानवरों से हासिल होने वाला दूध, पनीर और गोश्त ये लोग करीबी मार्केट में फ़रोख्त करके अपना अच्छा खासा मुनाफा हासिल करते हैं और अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर भी इन्हीं के सहारे करते हैं। क्योंकि मिस्र में खेती बाड़ी और माल मवेशी ये दोनों पेशे जो हैं ये यहाँ पर सदियों से चले आ रहे हैं और ये इनका सबसे अच्छा ज़रिया माश है। दोस्तों, मिस्र में जंगलात और दरख्तों की भी शदीद कमी है जिसकी वजह से यहाँ के देहाती इलाकों में आपको घर ज़्यादातर लकड़ी के बजाय यहाँ पर गारे और मिट्टी से बने हुई नज़र आएंगे। एक तो ये घर लोगों के लिए बस बनाने के लिए भी आसान होते हैं और दूसरा ये घर मौसमी एतबार से भी काफ़ी अच्छे माने जाते हैं जिसमें ये लोग सख्त गर्मी और सर्दी के मौसम में भी
محفوظ رہتے ہیں۔ آپ کو ایک اور بھی حیران کن بات بتاتے چلیں، مصر کے کچھ دیہاتی علاقوں میں آپ کو تمام مکان جو ہیں وہ گارے اور مٹی سے بنے ہوئی نظر آئیں گے، لیکن اگر آپ اندر سے جاتے ہیں تو یہ تقریباً گار پکے یعنی کہ بلاک اور سیمنٹ وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں اور باہر سے مٹی کا لیپ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ سخت گرمی کے موسم میں یہ جو ہے دھوپ کو برداشت کرنے کی بھی مٹی اور گارے کے جو گار ہوتے ہیں یہ ایک قوت رکھتے ہیں۔ دیہاتی علاقوں میں آنے جانے کے لیے زیادہ تر لوگ اپنی ہی سواری کا استعمال کرتے ہیں۔ تقریباً یہاں پر دیہاتی علاقوں میں گدا گاڑی یا پھر بیل گاڑی یا پھر اونٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ لوگ اپنے ذریعہ جناس کو بھی یہاں پر قریبی منڈیوں میں بیچنے کے لیے یا پھر فروخت کرنے کے لیے انہی کے اوپر اپنا گدا گاڑی یا پھر اونٹ گاڑی کے اوپر یا اپنا ذریعہ جناس لاد کر ان منڈیوں تک لے آتے ہیں اور پھر اسے فروخت کرتے ہیں۔ دوستو، مصر کے گاؤں کی زندگی انتہائی پرسکون اور انتہائی سادہ مانی جاتی ہے، جس میں تمام لوگ خوشی خوشی سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر ہی اپنی زندگی کا گزر بسر کرتے ہیں، اور گاؤں کے تمام لوگ ایک دوسرے کے حالات و واقعات سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ دوستو، مصر کے ان دیہاتی علاقوں میں اب آپ کو پولٹری کی جو سنت ہے وہ بھی کافی عروج پر دیکھنے کو ملتی ہے، اور یہ بھی لوگوں نے کافی کام کیے ہوئے ہیں۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر جو ہیں وہ اب مرغیاں پالتے ہیں، اور ان مرغیوں سے حاصل ہونے والے انڈے اور گوشت کو یہ لوگ مارکیٹ میں فروخت کر کے بھی نفع حاصل کرتے ہیں، اور یہ بھی کچھ لوگوں نے اپنا ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے۔ ان دیہاتی علاقوں میں اگر آبادی کی بات کی جائے تو ویسے بھی مصر بھی تقریباً زیادہ تر پورے مصر میں مسلمان لوگ آباد ہیں، جن میں سب سے زیادہ عرب قبائل کے لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ملک میں تقریباً تاجی، ترکمان اور کرد نسل کے لوگ بھی آج بھی یہاں پر آباد ہیں۔ دوسرے یہاں پر مصر کے دریائے نیل، تو مصر میں موجود دریائے نیل جو کہ تقریباً 6650 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، یہ دریا مصر کی زراعت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی دریائے نیل سے نکلنے والی نہریں مصری علاقوں کو سیراب کرتی ہیں، اور اسی دریا سے مصر میں آج بھی زراعت کرنا ممکن ہے۔ دوستو، یہ دریائے نیل تاریخی اعتبار سے بھی بہت اہم اہمیت کا حامل ہے، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں اسی دریائے نیل سے نہریں نکال کر ایک نہروں کا اچھا نیٹ ورک بنا کر مصر کو قید کے دور میں بچایا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے گاؤں کو قید سے بچانے کے لیے اس طرح اچھا نہری نظام قائم کیا تھا، جس کی بنا پر ملک میں 6 سال تک مسلسل گندم کی کاشت بھی ہوتی رہی۔ دوستو، مصر میں چلنے والی کرنسی ایجپشن پاؤنڈ ہے، جو کہ پاکستانی روپے کے بدلے میں کافی اچھے ہیں۔ دوستو، مصر کا دارالحکومت قاہرہ سٹی ہے، جو کہ تاریخی اعتبار سے بھی اہم ہے۔ یہاں ہر سال لاکھوں غیر ملکی ٹورسٹ بھی آ کر اس پیارے سے شہر کو وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شہر خوبصورت شہر بھی مانا جاتا ہے۔ اس شہر میں موجود اہرام مصر، جو کہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، جنہوں نے مصر کی پہچان پوری دنیا میں کروائی، جن کو اہرام مصر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان کی خوبصورتی اور تاریخ کو دیکھنے کے لیے سب سے زیادہ غیر ملکی ٹورسٹ حضرات مصر میں آتے ہیں۔